ये कहानी है एक नेवी सील की, जो एक लड़की को बचाने के लिए कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एफिनिटी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अफगानिस्तान का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक सिपाही को देखते हैं जिसका नाम है ब्रूनो। ब्रूनो का निशाना अचूक है। अभी कुछ लोगों को यहाँ पर बंधक बना करके रखा गया है। ब्रूनो उन्हें ही छुड़ाने आया है। धीरे धीरे करके वो सारे किडनैपर्स को मारने लगता है और एक वक्त के बाद पहुंचता है एक कैंप के अंदर। तो देखता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका गला काटने वाला है एक आदमी। तब वो एक ही गोली में उस आदमी का काम तमाम कर देता है। अब यहाँ पे घमासान लड़ाई की शुरुआत हो गई है। एक एक करके सब आते जा रहे हैं और ब्रूनो सबको मारते जा रहा है। यहाँ पर ब्रूनो के और भी साथी हैं। वो हर तरफ लाशें बिछा देते हैं। तब कहानी आती है वर्तमान समय में और हमें पता लगता है कि ब्रूनो अब रिटायर हो चुका है, मगर वो पीटीएसडी से क्षतिग्रस्त है। जब वो उस मिशन पे गया था उस रात उसने अपने कई साथियों को खो दिया और उसे लगता है कि वो खुद जिम्मेदार है इन सारी चीजों का। इसीलिए वो खुश नहीं रह पाता। वो सारी की सारी मेमोरी जिसे परेशान करती रहती है, इसीलिए वो शराब पीता है। आज जब वो बार में बैठ करके शराब पी रहा होता है तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है, मगर ब्रूनो की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है इन चीजों में। वो उस लड़की को कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, मगर वो लड़की नहीं मानती। धीरे धीरे वो उसके पेंडेंट को छूती है। तब लड़की को ये बात पता लग जाती है कि ब्रूनो पहले एक सिपाही हुआ करता था। तब वो सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों के बारे में बात करती है, मगर ब्रूनो एक बार फिर से उसे मना करता है। तब हमें पता लगता है कि इस लड़की के मंसूबे कुछ और ही हैं। वो चुपके से एक गोली मिला देती है ब्रूनो के ड्रिंक में। जैसे ही वो उसे पीता है अपने शरीर से उसका नियंत्रण हट जाता है। अब उसे पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। वो लड़की उसे लेकर के जा रही है बार से बाहर। ब्रूनो को कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ देर के बाद वो देखता है कि वो एटीएम के अंदर आ चुका है। वो अपना कार्ड अंदर डालता है और जितने भी पैसे थे सारे पैसे निकाल करके दे देता है लड़की को। लड़की जैसा बोल रही है वो वैसा ही कर रहा है। कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने आप को पाता है कचरे के ढेर के बगल में और देखता है कि कुछ लोग उसके जेब को चेक कर रहे हैं। तब वो तुरंत उठ करके हमला कर देता है इनके ऊपर। ये 3 लोग हैं जो मारने की कोशिश करते हैं ब्रूनो को, मगर उन्हें पता नहीं है कि ब्रूनो कौन है। उसमें पहली जितनी ताकत नहीं है, फिर भी वो इन तीनों को बड़े ही आसानी से पीट रहा होता है। तभी ये लोग हमला करते हैं उसके सर के ऊपर और वो नीचे गिर जाता है। तब दोबारा वो लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं, मगर एक वक्त के बाद वो जैसे ही अपने आप को संभालता है दोबारा टूट पड़ता है इन लोगों पे। इसकी ताकत और इसकी फुर्ती को देखने के बाद इन तीनों की हालत खराब है कि आखिर ये आदमी कौन है। तब डर के मारे ये लोग बंदूक उठा लेते हैं, मगर इससे भी ये लोग ब्रूनो का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसने हजारों बंदूकें देखी हैं। वो तुरंत उन्हें पीट करके नीचे गिराता है और बंदूक को भी तोड़ देता है। तब यहाँ पर आते हैं पुलिस वाले, फिर उसे लेकर के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। रात भर वो ऐसे ही पुलिस स्टेशन में पड़ा रहता है। सुबह सुबह हम उसके दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है जो। वो उसकी जमानत करा के लेकर के जाता है घर पे और बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुम्हारा हर बार का हो गया है, हर एक सप्ताह मुझे ये करना पड़ता है। तुम किसी न किसी को पीटते हो और सीधा पहुंच जाते हो पुलिस स्टेशन। आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है? जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक ही रास्ता है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अपने लिए किसी अच्छी लड़की को ढूंढो, उससे शादी करो और घर बसाओ। जब तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे अपने आप तुम्हारे अंदर जीने की उम्मीद जग जाएगी। मगर इन बातों को सुनने के बाद भी ब्रूनो कुछ नहीं बोलता। तब जो और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम स्वार्थी हो, तुम्हें आदत पड़ चुकी है दर्द की। बिना दर्द के तुम रह नहीं सकते, इसीलिए सारी चीजें कर रहे हो। मेरे में और ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें झेल सकूं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे, लेकिन तुम्हारी आदत हो गई है पास्ट में जीने की। तुम वर्तमान में क्यों नहीं जी सकते? इन सारी बातों को सुनने के बाद जो चला आता है घर पे। हम उसके हाथ में बंदूक देखते हैं जो बार बार अपने सर पे लगाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी दोस्त फिच का कॉल आता है। फिच जैसे ही बंदूक को देखती है कहती है कि क्या हुआ। तब ब्रूनो पूरी बात बताता है कि आखिर बार में हुआ क्या था, कैसे एक लड़की ने उसके ड्रिंक में दवाई मिलाई और उसका फायदा उठा करके बाहर लेकर के आई। वो सारे पैसे भी ले गई और उसके ऊपर गुंडों को भी छोड़ दिया, लेकिन ब्रूनो ने अच्छा सबक सिखाया सबको। इन बातों को सुनने के बाद फिच कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर वो लड़की है कौन। फिच से बात करने के बाद ब्रूनो को भी अच्छा लगता है। आधी रात में जब वो सो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। वो भाग करके आता है अपने घर के बाहर, तो देखता है कि पानी के बगल में एक लड़की पड़ी हुई है, वो भी बेहोश। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि लड़की को होश आ जाए। वो उसके पेट के अंदर से पानी निकाल रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है, मगर अभी भी लड़की की हालत खराब है। तब वो उसे उठा के लेकर के आता है घर के अंदर, अपने बिस्तर पे सुलाता है और आने लगता है गर्म सूप बनाने के लिए। तभी फिच कॉल करती है और बताने लगती है कि उसने पता किया है कि बार वाली लड़की कौन है। वो अभी भी छानबीन कर रही है, मगर ब्रूनो का जरा भी ध्यान नहीं है फिच की बातों पे। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। सूप बनने के बाद वो सीधा पहुंचता है लड़की के पास। सूप पिलाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हॉस्पिटल चलना है तो बताओ, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा। मगर लड़की कहती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। जैसे ही सुबह होती है ब्रूनो पहुंचता है जो के रेस्टोरेंट में। आज वो बदला हुआ सा लग रहा है। जो पूछता है कि क्या हुआ। ब्रूनो बताता है कि रात उसने एक लड़की की जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो लड़की की मौत भी हो सकती थी। जो को भी ये बात अच्छी लगती है कि ब्रूनो को पहली बार अच्छा महसूस हो
हो रहा है। उसने सिर्फ लोगों की जान ली है, मगर आज उसने एक जान बचाई। रात में वो जैसे ही घर वापस आता है तो देखता है कि उसका पूरा का पूरा घर बिखरा हुआ है। बिखरी हुई चीजें देख करके उसे वही वक्त याद आता है जब उसके साथी मारे गए थे। वो बिस्तर पे बैठ जाता है, तभी वो लड़की पीछे से आती है। ब्रूनो अभी भी उसी जोन में है। उसे लगता है कि कोई दुश्मन है तो वो लड़की का गला पकड़ लेता है, मगर उसकी शक्ल देखने के बाद एक बार फिर से वो शांत हो चुका है। जब ये दोनों बाहर बैठे होते हैं तब लड़की की बातों से उसे एहसास होता है कि इसकी याददाश्त जा चुकी है और लड़की को कुछ भी याद नहीं कि वो कौन है और कहाँ से आई है। ब्रूनो कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लड़की कहती है कि अभी मैं नहीं जाना चाहती। तब ब्रूनो बिल्कुल भी उसे फोर्स नहीं करता। अगले दिन वो सारी बातें आकर के बताता है जो को। तब जो को शक होने लगता है लड़की पे। वो कहता है कि उस लड़की को सच में हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये लड़की खतरनाक भी हो सकती है। ब्रूनो कहता है कि तुम क्या बक रहे हो, उसे थोड़ा समय चाहिए बस। जब तक वो नहीं कहती कि उसे हॉस्पिटल जाना है मैं लेकर के नहीं जाऊंगा। जो को ये बात समझ में आने लगती है कि कहीं ना कहीं ब्रूनो अटैच होने लगा है उस लड़की से। इस पर ब्रूनो जैसे ही घर आता है तो देखता है कि लड़की बाहर बैठी है और रोती हुई कहती है कि मुझे याद आ गया कि मैं कहाँ से आई हूँ। मुझे जगह का नाम नहीं पता, मगर इतना पता है कि मैं जहाँ पर थी वहाँ पर बहुत सारे फूल थे और बहुत सारे घास, और मेरा नाम है अथीना। उस जगह को मैं याद नहीं करना चाहती, वहाँ पर मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। ब्रूनो समझ जाता है कि अथीना बहुत ही ज्यादा दुख में है। वो उसके जख्मों को नहीं कुरेदता और अगले दिन लेकर के जाता है टेम्पल में। अथीना को बताता है कि मैंने अपने भाई को खो दिया था, तब से मैं हमेशा आकर के बैठता था टेम्पल में ताकि मुझे शांति मिले। यहाँ तुम्हें भी शांति मिलेगी। अब ये दोनों एक साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है इनकी नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और एक वक्त के बाद ब्रूनो अथीना की आंखों में अपने लिए प्यार देख पाता है। अब कहीं ना कहीं ब्रूनो भी चाहने लगा है अथीना को। पूरे समय ये दोनों एक साथ होते हैं। जब ब्रूनो को लगता है कि सारी चीजें ठीक है तब वो अथीना को लेकर के आता है जो से मिलवाने के लिए। जो को भी ये लड़की अच्छी लगती है। वो बहुत देर तक उससे बात करते रहता है और उसे लगता है कि ये लड़की जेन्युइन है, इसके अंदर कोई भी खोट नहीं है। अब अथीना भी इनके रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। अगली बार जब फिच यहाँ पे आती है तो फिच भी देखती है अथीना को। ये सब लोग मार्केट में एक साथ घूम रहे हैं और एक के बाद एक दिन ऐसे ही बीतने लगता है। ब्रूनो की जिंदगी हर दिन बेहतर हो रही है। हर समय वो अथीना के साथ होता है और हर समय वो पुरानी चीजों को भूल रहा है। उसे लग रहा है कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही खुश रहने वाला है और ब्रूनो को खुश देखने के बाद जो और फिच भी बहुत ही ज्यादा खुश है। एक दिन जब ये दोनों मार्केट से आ रहे होते हैं तभी अथीना की नजर पड़ती है एक आदमी पे जो देखने में लंबा चौड़ा है और उसकी दाढ़ी है। उसे देखने के बाद अथीना डर जाती है और भागना शुरू कर देती है। ब्रूनो को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। अथीना भागती जा रही है और वो उसके पीछे भाग रहा है और उसे कह रहा है रुकने के लिए, मगर अथीना नहीं रुकती। बहुत देर भागने के बाद वो आकर के छुप जाती है एक रेस्ट रूम में। उसके पीछे पीछे ब्रूनो भी आता है, कहता है कि आखिर क्या हुआ। वो देखता है कि अथीना रो रही है। वो उसे दोबारा पूछता है कि आखिर हुआ क्या। तब वो कहती है कि मैं दोबारा उस जगह पे नहीं जाना चाहती, उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। ब्रूनो को कुछ भी समझ में नहीं आता, मगर उसे ये बात समझ में आ जाती है कि अथीना ने उससे कुछ छुपाया है और अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया और अब वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और जिन लोगों ने भी उसके साथ गलत किया है वो शायद यहाँ तक आ चुके हैं। ब्रूनो कहता है कि तुम चिंता मत करो। वो बाहर आता है उस दाढ़ी वाले आदमी को ढूंढने के लिए ताकि वो सच्चाई तक पहुंच सके और आखिर जान सके कि हुआ क्या था अथीना के साथ। मगर वो जैसे ही बाहर आता है हर तरफ से गुंडे चले आते हैं, सबके हाथों में बंदूकें हैं, अंधाधुंध चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। तब एक वक्त के बाद ब्रूनो छुप जाता है और हम इन सारे लोगों के मुखिया को देखते हैं जो सामने आता है। इस आदमी का नाम है क्रीगर। वो देखता है उस दाढ़ी वाले आदमी की तरफ जिसका नाम है ह्यूगो और उसे कहता है कि जाके अथीना को लेकर के आओ। इस बात को सुनने के बाद ब्रूनो हमला कर देता है इनके ऊपर। इन्हें पता नहीं है कि ब्रूनो कौन है। वो इनके एक बंदूक को छीनता है और एक एक करके मारना शुरू कर देता है सबको। देखते ही देखते उसने हर तरफ लाशें बिछा दी हैं, मगर एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई। तब वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है सबके साथ। वो एक एक करके सबको मार रहा है। क्रीगर बड़े ही ध्यान से देखता है ब्रूनो को। उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। तब वो आता है सामने और लड़ना शुरू करता है ब्रूनो से। इन दोनों को लड़ते हुए देखने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि क्रीगर बहुत ही माहिर है लड़ने में। वो भारी पड़ता है कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रूनो पे। एक वक्त के बाद अब ब्रूनो जमीन पे गिरा हुआ है। क्रीगर उसके गले को दबा रहा है। तभी ह्यूगो लेकर के आता है अथीना को। क्रीगर देखता है ब्रूनो की तरफ और कहता है कि इस बार मैं तुम्हें वार्निंग दे करके छोड़ रहा हूँ। अगली बार अगर तुम इस लड़की के पीछे आए तब मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। वो अपने आदमियों को इशारा करता है कि निकलो यहाँ से और ब्रूनो की आंखें बंद हो जाती है। कुछ देर के बाद उसे जैसे ही होश आता है वो सीधा भागता हुआ पहुंचता है फिच के घर पे और उसे कहता है कि मुझे पता लगाना है अथीना का। फिच कहती है कि आखिर क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। तब फिच पूरी बात बताता है कि अथीना ने क्या कहा था कि उसे कैसे जगह पे रखा गया था और आज कुछ लोग आए जो उसे लेकर के चले गए। और फिच अपनी रिसर्च करनी शुरू कर देती है क्योंकि उसका काम ही यही है और कुछ समय के बाद बताती है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। वो शायद किसी तरीके की दवाई या ड्रग बना रहे हैं उन फूलों से, जो कि बिल्कुल भी इंसानों के लिए ठीक नहीं है। ये दवाइयां लेने के बाद इंसान अपनी शक्तियां खो देता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बेहोशी के एक दूसरे स्टेज पे होता है और शायद ये वही दवाई है जो लड़की ने तुम्हें दी
दिया था उस बार में 5 लड़कियां गायब हुई हैं उस बार से। इन बातों को सुनने के बाद अब ये लोग फिर से पहुंच जाते हैं उसी बार में ताकि पता लगा सके कि ये लोग कौन है और ये दवाइयां कहाँ से आ रही हैं। ये लोग अलग अलग जा करके बैठ जाते हैं कि कोई ना कोई तो इन्हें बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास आएगा। तभी कुछ देर के बाद यहाँ पर एक लड़का आता है और फिज को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद सकता हूँ। यहाँ की एक स्पेशल ड्रिंक है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। फिज समझ जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो मान जाती है। वो आदमी उसके लिए ड्रिंक खरीदता है और फिज जैसे ही पहला सिप लेती है वो उसे छूना शुरू कर देता है, मगर फिज अभी भी होश में है और फिज कोई आम लड़की नहीं है। वो तुरंत पीटना शुरू कर देती है इस आदमी को और खींच के लाती है बाहर। अब यहाँ पर ब्रूनो भी आ चुका है। ये दोनों इस लड़के को गाड़ी में बैठाते हैं और टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद वो सारी बातें बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, ये सारी की सारी दवाइयां मुझे एक पार्टी के दौरान मिली थी। मैं तुम लोगों को वहाँ पे लेकर के जा सकता हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ये लोग कहते हैं कि हमें उस पार्टी वाली जगह पे लेकर के चलो। जैसे ये लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं इन्हें पता लगता है कि हर तरफ यहाँ पे लोग फैले हुए हैं, मगर ब्रूनो एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है। वो अंदर जाता है और इन सबका जो मुखिया है उसे घसीट के लेकर के आता है बाहर। गाड़ी में लाने के बाद इन्हें पता लगता है कि आदमी इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। तब सबसे पहले ब्रूनो उसकी धुलाई करता है, फिर उसकी दवाइयां उसी के मुंह के अंदर डाल देता है। जैसे ही दवाइयों का असर होना शुरू होता है यह आदमी बकना शुरू कर देता है कि आखिर ये लोग दवाइयां कहाँ से लेकर के आते हैं। इन्हें पता लगता है एक फैक्ट्री के बारे में। तब ये लोग इस आदमी को डिक्की में डालते हैं और पहुंच जाते हैं फैक्ट्री के पास। यहाँ आते ही देखता है ब्रूनो की हर तरफ लोग फैले हुए हैं। यहाँ की सिक्योरिटी को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मिलिट्री का वेयर हाउस हो। ब्रूनो फिज को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं देख के आता हूँ कि आखिर अंदर वो लोग कहाँ पे हैं। जैसे जैसे वो अंदर आता है ब्रूनो को एहसास होता है कि वो यहाँ पर इम्पल्सिव नहीं हो सकता। तब वो इनकी गाड़ियों पर ट्रैकर लगाने लगता है। कुछ देर के बाद वो क्रीगर और ह्यूगो दोनों को देखता है। अब वो समझ चुका है कि हो ना हो अथीना यहीं पर होगी। तभी एक आदमी हमला कर देता है उसके ऊपर। तभी दूसरी तरफ हम फिज को देखते हैं जिसके ऊपर उसी आदमी ने हमला किया है जिसे इन लोगों ने डिक्की में बंद करके रखा था, मगर उसे पता नहीं है कि फिज क्या कर सकती है। फिज को भी ये बात पता है कि अभी आदमी किसी काम का नहीं है। तब वो मार देती है उसे। दूसरी तरफ इन लोगों ने पकड़ लिया है ब्रूनो को। क्रीगर उसके सामने है और वो उसे टॉर्चर कर रहा है और बार बार एक ही सवाल पूछता है कि तुम हमारे पीछे क्यों लगे हो, आखिर तुम किसके लिए काम करते हो। मगर ब्रूनो कुछ भी नहीं बताता। एक वक्त के बाद क्रीगर भी भड़क जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं यहाँ पर आऊँ तब तक ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, इसे मार दो। उसके निकलने के बाद ये लोग बंदूक निकालते हैं और सीधा तान देते हैं ब्रूनो के भेजे पे, मगर वो ट्रिगर दबा पाते उससे पहले वो हमला कर देता है। और जब तक इन्हें समझ में आता कि आखिर क्या हो रहा है तब तक वो इन तीनों को मार देता है। लेकिन यहाँ पर हर तरफ लोग फैले हुए हैं। ब्रूनो के बाहर आते ही हर तरफ से हमला होने लगता है उसके ऊपर। अब ब्रूनो अकेला पड़ गया है। तभी ऐन वक्त पे फिज आकर के गोलियां चलाने लगती है सब पे। ये दोनों मिलकर के सबका मुकाबला कर रहे हैं, मगर कुछ देर के बाद अब ये दोनों भी गिर जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। तभी जो आता है यहाँ पे, मगर वो भी कुछ देर तक ही इन्हें संभाल पाता है। इन लोगों की तादाद जितनी है 3 लोग इनके लिए काफी नहीं है। तभी अलग अलग दिशाओं में बट जाते हैं। फिज बाहर आ रही है ताकि वो मदद बुला सके और जो और ब्रूनो अंदर लड़ रहे हैं। इसी बीच जो को गोली लग जाती है। वो घायल हो चुका है फिर भी लड़ रहा है और फिज आती है बाहर। वो अपनी पूरी कोशिश करती है मगर अब वो भी घायल है। वो तुरंत मदद मांगने की कोशिश करती है ब्रूनो और जो से, मगर वो लोग लड़ाई के बीच में है। इतनी जल्दी वो लोग फिज तक नहीं पहुंच सकते। ह्यूगो टूट करके पड़ा है ब्रूनो के ऊपर और जो दूसरी तरफ लड़ रहा है। एक वक्त के बाद ब्रूनो मार देता है ह्यूगो को और आता है जो के पास, तो देखता है कि जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो आखिरी अलविदा कहता है ब्रूनो को और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत ने तोड़ करके रख दिया है कहीं ना कहीं ब्रूनो को। बाहर जैसे ही फिज को ये बात पता लगती है वो भी टूट जाती है। ब्रूनो अब गुस्से से भरा हुआ है। वो फिज को कहता है कि तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को संभालो, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैंने उनके गाड़ी पर ट्रैकर लगाया था, मुझे बताओ कि क्रीगर कहाँ पे गया है। तो फिज यहाँ से हेल्प करने लगती है। ब्रूनो एक बाइक लेता है और पीछा करना शुरू कर देता है क्रीगर का। कुछ देर के बाद वो पहुंच जाता है उसकी फैसिलिटी के पास। दरवाजे पे जाते ही वो सबसे पहले एक गार्ड को मारता है और उसके कपड़े पहन करके चला जाता है अंदर और किसी को शक भी नहीं होता उसके ऊपर। उस पूरे फैसिलिटी को देखने के बाद हालत खराब है ब्रूनो की। ये फैसिलिटी बहुत ही बड़ी है और बड़ी तादाद में ये लोग दवाइयां बना रहे हैं। कुछ देर के बाद उसे वही बगीचा नजर आता है जहाँ पर चारों तरफ फूल है, जिसके बारे में अथीना ने जिक्र किया था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक डॉक्टर पे। वो चुपके से डॉक्टर पे बंदूक तानता है और कहता है कि मुझे सर्विलेंस रूम में लेकर के चलो। मगर ये डॉक्टर बहुत ही होशियार है। वो जैसे ही सर्विलेंस रूम में आता है गार्ड की तरफ इशारा कर देता है कि आदमी घुसपैठिया है। तब गार्ड अलार्म बजाता है। ब्रूनो मार देता है इन दोनों को, मगर वो तुरंत कांटेक्ट करता है फिज से और बताता है कि यहाँ पर हालात खराब होने वाले हैं क्योंकि इन लोगों ने अलार्म बजा दिया है। फिज तुरंत इनके सिस्टम में घुस जाती है और सबसे पहले अलार्म को बंद करती है। मगर यहाँ पर इनके हाथ कुछ बहुत ही खास जानकारी लगती है। जानकारियों को देखने के बाद अब सारी बातें इन्हें समझ में आने लगती है कि आखिर इस फैसिलिटी में होता क्या है। यहाँ पर सिर्फ नशे की गोलियां नहीं बनती। इस जगह का मालिक एक डॉक्टर है जो कैंसर की दवाई बना रहा था, इसीलिए उसने इंसान
इंसानों को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि उनके डीएनए के सैंपल्स ले सके। उन 5 मिसिंग लड़कियों के डीएनए के सैंपल्स इन लोगों ने लिए थे और उसका एक्सपेरिमेंट किसी और पे नहीं बल्कि इन लोगों ने अथीना पे किया। अथीना जब छोटी थी तभी डॉक्टर ने उसे रेस्क्यू किया था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई तब डॉक्टर ने उससे शादी कर ली, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया जैसे कि वो कोई खिलौना हो। डॉक्टर हमेशा ही बंधक बना करके रखता है अथीना को। इन सारी चीजों को देखने के बाद अब ब्रूनो आग बबूला हो चुका है। किसी भी कीमत पे उसे सबको मारना है। वो बाहर निकलता है और जो भी उसके सामने आता है उसे मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। हर तरफ उसने लाशें बिछा दी हैं। सबको मारने के बाद वो पहुंचता है बगीचे के बीच वाली जगह पे। वहां जाते ही उसका सामना होता है क्रीगर से। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो रही है। क्रीगर एक बहुत बेहतरीन फाइटर है मगर ब्रूनो आज अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। जब इन दोनों की लड़ाई चरम सीमा पर होती है तभी वो डॉक्टर बाहर आता है। इन दोनों को लड़ता हुआ देखने के बाद क्रीगर को कहता है कि इस आदमी के सिर्फ हाथ पांव तोड़ना, मुझे इसका डीएनए चाहिए। क्रीगर एक वक्त के बाद घायल करके नीचे गिरा देता है ब्रूनो को। तभी डॉक्टर उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, तुम्हारा डीएनए सैंपल बहुत ही खास होगा। इन बातों को सुनने के बाद ब्रूनो कहता है कि तुम उसे बंधक बना करके नहीं रख सकते, उसके पास हक है आजादी का। इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर भड़क जाता है और कहता है कि जब मेरी पत्नी मरी थी तो मुझे लगा कि मैं उसे वापस नहीं ला सकता। उस वक्त मुझे अथीना मिली, मैंने उसे बिल्कुल अपनी पत्नी की तरह बना दिया और तुम उसे लेकर के जाना चाहते हो यहाँ से। वो क्रीगर को इशारा करता है कि वो मार दे ब्रूनो को, मगर जैसे ही क्रीगर अब ब्रूनो के पास आता है ब्रूनो अपना चाल चलना शुरू करता है। इस बार वो पूरी ताकत से लड़ रहा है। वो तुरंत गिराता है क्रीगर को नीचे और गला घोट करके मार देता है उसे। तभी डॉक्टर एक फंदा फंसा देता है ब्रूनो के गले में और घसीट के लेकर के जाता है घर के अंदर जहाँ पर एक जहर वाला इंजेक्शन पड़ा हुआ है। मगर वो ब्रूनो को इंजेक्शन लगा पाता उससे पहले ब्रूनो उसे ही इंजेक्शन लगा देता है। डॉक्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ब्रूनो अथीना को लेकर के जाने लगता है। अथीना डॉक्टर को एक किक मारती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं मगर जाने से पहले आग लगा देते हैं पूरी जगह को। फैसिलिटी के साथ साथ सारे के सारे फूल भी खत्म हो चुके हैं। वापस आने के बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग अब एक साथ बहुत खुश हैं। फिच भी इनके साथ ही रहती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।